हेलो दोस्तों, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन। क्लास 9 में तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन क्लास 11 में ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अब हम बात करते हैं इसमें जो मेन साइंटिस्ट हैं जिनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है इस चैप्टर के अंदर, उनका नाम है आइजैक न्यूटन। सभी लोग जानते हैं इनका योगदान पूरी फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर में तो मेनली इनका सबसे बड़ा हाथ है। अब देखते हैं क्या है ग्रेविटी, क्या है ग्रेविटेशन इस चैप्टर के अंदर। तो देखो, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, वो है केपलर। इन साइंटिस्ट ने कुछ लॉज दिए थे, 3 लॉ दिए थे मेनली। उन 3 लॉ के बारे में हमें पढ़ना होगा क्या है, ठीक है। तो देखो, जो केपलर का पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ जो था, उसको उन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो देखो ध्यान से, यहां पे आपको एक शेप दिखाई दे रही है इस तरीके की, ये ओवल शेप दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो शेप दिखाई दे रही है इसको हम इलिप्टिकल शेप बोलते हैं, तो इसे हम इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक इलिप्टिकल शेप है या फिर इलिप्स बोल सकते हो इसे। तो इसके अंदर हम इस तरीके से, देखो मैं दूसरा कलर लेके आपको समझाता हूं। इस तरीके से हम इसमें 2 लाइन खींच सकते हैं, इस तरीके से इस शेप के अंदर हम 2 लाइन खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक आपको जो लाइन दिखाई दे रही है उसे कहते हैं हम मेजर एक्सिस। उसको क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस, क्योंकि ये बड़ी एक्सिस है, बड़ी लाइन है, ठीक है। और आपको जो ये वाली लाइन यहां से यहां तक दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन यहां से यहां तक, ठीक है, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। क्लियर? अब अगर हम मेजर एक्सिस के 2 भाग कर दें, आधा पार्ट ये वाला, आधा पार्ट ये वाला, यहां से यहां तक खाली काउंट करें, यहां से यहां तक, तो इसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। सेम ये वाला पार्ट भी सेमी मेजर एक्सिस है, ये वाला पार्ट भी सेमी मेजर एक्सिस है। इसी तरीके से माइनर एक्सिस भी 2 पार्ट में बांटी जा सकती हैं, आधी सेमी माइनर एक्सिस ऊपर, आधी सेमी माइनर एक्सिस नीचे। क्लियर? तो हमने इसमें पार्ट कर लिए, समझ में भी आ गया आपको। अब देखो मैं ध्यान से समझाता हूं कि ये जो मेजर एक्सिस होती है ना, ये वाली मेजर एक्सिस, इस पे 2 फोकस होते हैं पॉइंट। एक फोकस यहां होता है मेजर एक्सिस पर, एक मेजर एक्सिस पर फोकस यहां पर होता है, ठीक है। तो 2 फोकस हैं, फोकस नंबर 2 ये रहा, फोकस नंबर 1 ये रहा। क्लियर? और चीज समझाता हूं इसके अंदर। जो एक फोकस है ना, ये पहला जो फोकस है, इधर हमारा सन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सोलर सिस्टम अगर हम इस चीज को मान लें, सोलर सिस्टम है ये, और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, इस तरीके से प्लैनेट्स घूमते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर आपका सन प्रेजेंट होता है। तो सन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है? इलिप्स के अंदर एक फोकस पे, मतलब मेजर एक्सिस की एक फोकस पे आपका क्या होता है? सन प्रेजेंट होता है, और उससे ही चारों तरफ आपके क्या घूमते हैं? एक्सिस पर प्लैनेट्स घूमते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जहां तक है। तो ये पहला ही लॉ यही कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड घूमते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। और सन जो होता है वो एक फोकस पे प्रेजेंट होता है। बस इतनी सी बात बताई गई है किसके अंदर? पहले लॉ के अंदर। जो केपलर का सेकंड लॉ है, अब हम उसे समझते हैं। सेकंड लॉ तो बहुत आसान है और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, समझना आसान भी है। ये देखो, हम मान लेते हैं यहां कोई एक प्लेनेट है, ठीक है, यहां कोई एक प्लेनेट है, मान लेते हैं अर्थ है। अर्थ कुछ टी समय के बाद यहां तक पहुंच गई। कुछ टी समय लगा इसे पहुंचने में, एक समय निश्चित कर लेते हैं 10 घंटे लगे। जैसे कितने घंटे लगे यहां तक पहुंचने में? 10 घंटे लगे, 10 आवर। 10 आवर के अंदर अर्थ यहां तक पहुंच गई। अगर हम सन से एक लाइन इस पर जोड़ें, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर प्लेनेट की, तो एक एरिया हमें मिलता है ये वाला, ठीक है। अब हम किसी दूसरी लोकेशन पर चलते हैं। अब मान के चलो अर्थ इस वाली जगह पे से चलती है, इस वाली जगह तक आ जाती है, और कितना समय लगा यहां पर? अभी कितना घंटे लगा इसे? 10 आवर। तो अगर हम सन से जोड़ दें इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो हमें कुछ एरिया ये मिलेगा। तो सेकंड लॉ में ये बोला गया है, आप ऑर्बिट की किसी भी जगह पे प्लेनेट को देख लें, सेम टाइम में सेम एरिया स्वेप करेगा वो। तो देखो यहां पे जितना एरिया कवर किया है प्लेनेट ने, उतना ही एरिया इधर भी कवर हुआ है। ये आपको लग रहा है प्लेनेट तो बहुत ज़्यादा चल गया है, लेकिन एरिया की बात हो रही है। एरिया अगर आप इसका निकालोगे इतनी जगह का, तो वो सेम निकलेगा इस वाली जगह के,
ठीक है, क्योंकि ये लंबाई में ज़्यादा है तो इधर एरिया इतना है, यहाँ चौड़ाई में ज़्यादा है तो यहाँ एरिया इतना है, लेकिन है बराबर। जितना एरिया इसका होगा, मान के चलो 50 मीटर स्क्वायर अगर इसका एरिया है तो इसी का एरिया भी कितना निकलेगा, 50 मीटर स्क्वायर ही इसका भी एरिया निकलेगा। ठीक है, वैसे तो ये बहुत छोटा हो गया लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको लॉ ऑफ एरियाज, ये सेकेंड लॉ था। अगर हम बात करें अब थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ जो था वो लॉ ऑफ पीरियड है। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो इसमें ध्यान से समझो, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझना, लेकिन आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो इस पर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो केपलर का जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ पीरियड्स। इसमें जो बोला गया था वो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। इसका मतलब ये है कि जो प्लैनेट जो घूमते हैं उसे घूमने में जितना भी टाइम पीरियड लगेगा, एक चक्कर लगाने में जितना भी टाइम पीरियड लगेगा उसका स्क्वायर कर दो, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो सेमी मेजर एक्सिस है ए मान लो, यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस को ए माना हुआ है तो ए के क्यूब के, तो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो ये बोला गया था किसमें, थर्ड लॉ में। ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी डिटेल नॉलेज आपको क्लास 11th के अंदर मिलेगी और आपकी क्लास में नहीं है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन ने दिया था। इसमें बोला क्या था, every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। देखो मैं इसको समझाता हूँ क्या बोला गया है। दूसरा पेन ले लेते हैं कि अगर कोई भी दो मास है, जैसे कि एक मास बॉडी ये रही, एक मास बॉडी ये रही, ठीक है, तो ये दो मास बॉडी अगर आसपास रखी हैं या फिर दूर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। ए पे भी फोर्स लगेगा, ठीक है, और बी पर भी फोर्स लगेगा। ए पर फोर्स कौन लगाएगा, बी, और बी पे फोर्स कौन लगाएगा, ए। और ये दोनों जो फोर्स होंगे बराबर होंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे, बराबर होंगे। पहला सवाल आता है क्या रिपल्सिव फोर्स होगा कि अट्रैक्टिव, तो ये हमेशा ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि ये फोर्स जो है वो कितना लगेगा ए पे और कितना लगेगा बी पे। तो उसके लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया है, वो इस डेफिनेशन में मैंने लिख दिया है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस के। तो m1 एक बॉडी का मास, दूसरा m2, दोनों बॉडी के मास के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी चीज़ जो बोली, फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके स्क्वायर के, तो डी स्क्वायर। समझ में आया। तो जब हम इसको कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन है, ये बनेगी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है इसको अगर हम हटाएंगे तो इक्वल का सिंबल लगेगा। जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं और इक्वल का सिंबल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है जी। ठीक है, बाकी तो यही है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर डी स्क्वायर लिख लो। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। तो इसको हम साफ साफ लिख देते हैं। अब एक तरफ दूसरा कलर से लिख देते हैं, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल है, m2 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया ना, ये आपका फॉर्मूला बन गया है किसके लिए, फोर्स निकालने के लिए। आप किसी पे भी एक भी बॉडी पे फोर्स निकाल लो क्योंकि दोनों पे बराबर ही फोर्स लगेगा। अब इसमें मेन सवाल आता है कि जी क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें जो मेन बातें हैं कि जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आप निकाल भी सकते हो, अगर जी का फॉर्मूला बनाएंगे तो डी स्क्वायर इधर चले जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएंगे,
तो क्या बन जाएगा, F d² अपॉन m1 m2। तो इसकी यूनिट कैसे बन जाएगी, F की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है मीटर, उसका स्क्वायर, अपॉन नीचे मास है, मास की यूनिट होती है केजी, केजी इंटू केजी मतलब केजी स्क्वायर। तो आपकी ये यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो यूनिट थी वो फाउंड की थी हेनरी कैवेंडिश ने। याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई पूछेगा नहीं आपसे। अब बात करते हैं, ये जी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, इसकी फिक्स रहती है। वो कितनी रहती है, 6.673 इंटू 10⁻11। ठीक है। अब इसमें जो मेन बात है वो ये है कि इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला जाता है, यूनिवर्सल क्यों बोला जा रहा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि आप इसे यूनिवर्स के किसी भी कोने में ले जाओ, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। चाहे आप आग में ले जाकर रख दो तो बॉडी को, चाहे आप पानी में ले जाकर रख दो, चाहे आप हवा हो नहीं हो, वैक्यूम हो, कुछ भी हो, आपकी ग्रेविटेशन की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फायदे क्या हैं, मतलब जो न्यूटन ने ये जो फॉर्मूला बनाया दो बॉडी के बीच में फोर्स निकालने का, उसके फायदे क्या हैं। तो इससे हम कई सारी चीज़ें हमने बताई गई हैं इस लॉ के द्वारा, कि जो अर्थ है और जो हम उस पर खड़े रहते हैं, हम कूदते हैं तब भी वापस अर्थ पे ही आके गिरते हैं, ऐसा क्यों, इससे ही एक्सप्लेन हुआ। जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो मून घूमता है, वो क्यों घूमता है इसके चारों तरफ, ये भी इससे ही एक्सप्लेन हुआ। जो सन है, बड़ा सा सन है, उसके चारों तरफ जो प्लेनेट घूमते हैं वो इसके चारों तरफ क्यों घूमते हैं, वो भी इससे एक्सप्लेन हुआ। और जो लहरें होती हैं, पानी की लहरें होती हैं, वो क्यों आती हैं, वो भी इससे ही एक्सप्लेन हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे ही एक्सप्लेन हुई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो आराम से फॉर्मूला लिखा जा सकता है, F = G मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना, आराम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम। मतलब पूछ रहा है कि अर्थ और जो मून है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो मून है वो कितना फोर्स लगाएगी, ज़्यादा लगाएगी, कम लगाएगी, या फिर सेम लगाएगी, और क्यों लगाएगी। जो भी इन तीनों में आंसर होगा। तो पहला सवाल, ग्रेटर तो नहीं लगाएगी, न स्मॉलर लगाएगी, सेम ही लगाएगी। क्यों लगाएगी, उसका रीजन आराम से दे सकते हैं आप, कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है इसमें जी होता है, मास ऑफ द अर्थ होगा, मास ऑफ द मून होगा, अपॉन इन दोनों के बीच की कोई भी जो भी डिस्टेंस होगी डी, उसका स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द मून पे ध्यान दो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके लिए भी सेम आएगा, और जो फोर्स इस पे निकलेगा इसके लिए भी सेम आएगा, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून इसमें भी रखना पड़ेगा, मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून इसमें भी रखना पड़ेगा। तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो सेम ही लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्या डिमांड कर रहा है कि फोर्स निकालो किसके बीच में, अर्थ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में। मतलब कोई अर्थ है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स रखा होगा। सिंपल है, जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, ये लिख रहा है 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ द मून, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1 kg अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ये दे रखी है, डिस्टेंस तो आपको पता है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेंटर टू सेंटर नापी जाती है, सेंटर टू सेंटर।
तो सेंटर टू सेंटर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये जो है इसकी तो बहुत ही कम छोटी है डिस्टेंस, ये तो बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, इसके सामने इसकी डिस्टेंस नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ की बराबर ही हो गई है ऑलमोस्ट। तो आपकी रेडियस ऑफ द अर्थ होती है 6.4 इंटू 10⁶, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 9.8 न्यूटन। आंसर क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि भाई फोर्स जो है G m1m2 अपॉन r² होता है या d² होता है, ये कैसे चेंज होगा जब हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे। तो डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। G m1m2 अपॉन डिस्टेंस को कर दो हाफ और इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस को आधा कर दिया, अब इसका स्क्वायर। तो इसको जब ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, F इक्वल्स टू G m1m2 अपॉन d² बाई 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो d का स्क्वायर d², 2 का स्क्वायर 4, और 4 चले जाएगा ऊपर। F इज इक्वल्स टू 4 G m1m2 अपॉन d²। और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इस चीज़ को ऊपर हमने बता रखा है कि ये किसकी बराबर है, F के। तो इसको लिख दो, ये इसको लिख दो यार F2। ठीक है, इसको लिख दो F2, ये F2। ठीक है, जब आपने आधी कर दिया डिस्टेंस तो इसको फोर्स 2 दे दिया नाम, जब नहीं थी आधी तब F1। तो इसको F1 के बराबर लिख सकते हो, F2 इज इक्वल टू 4F1। मतलब कि अगर आप आधी डिस्टेंस करते हो तो फोर्स 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी पहली वाली से भी। ठीक है, 4 गुना ज़्यादा जब आधी डिस्टेंस कर दोगे तो। अब नेक्स्ट सवाल है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो इसका सॉल्व करते हैं कि फोर्स क्या हो जाएगी, ये वाली G m1m2 अपॉन d²। ये फोर्स किस में चेंज हो जाएगी, पहला किस दे रखा है, जब हम एक मास को डबल कर देंगे। तो एक मास को आप डबल कर दोगे तो F इज इक्वल टू G2m1m2 अपॉन d²। ये तो हो जाएगी, 2 कर दिया आपने, डबल कर दिया, तो आपकी फोर्स क्या हो गई, इसको F1 मान लो, इसको 2, तो आपकी फोर्स क्या हो गई, 2 गुना ऑफ F1। ठीक है, 2 गुना बढ़ जाएगी। और पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल एंड ट्रिपल्ड। तो कुछ नहीं है, आपको डिस्टेंस क्या करनी है अगले केस में, अगले आपको डिस्टेंस क्या करनी है, डबल और ट्रिपल। तो पहला केस ले लेते हैं, इसका डबल करिए जब हमने, तो F2 इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन 2d का स्क्वायर। ठीक है, डबल कर दिया आपने डिस्टेंस, तो आपको पता है क्या होने वाला है, G m1m2 अपॉन 4d²। और साफ साफ दिख रहा है कि आपकी जो फोर्स है, आपकी जो फोर्स 2 है वो क्या हो जाएगी, वो फोर्स 1 की 4 गुना घट गई, 4 गुना घट गई। इसी तरीके से अगर आप ट्रिपल कर दोगे इस नीचे वाले को तो आपकी 9 गुना घट जाएगी, आपकी जो 9 गुना घट जाएगी, 9 गुना घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो आपका 9 बार घट जाएगी। द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अगर हम दोनों मासेस को क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो सिंपल है यार, इसमें भी क्या है, दोनों मासेस को क्या कर दो, डबल डबल कर दोगे तो आपका G2m1 इंटू 2m2 अपॉन d का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4 गुना ऑफ F1, 4 गुना ऑफ F1। 2 या 4 बाहर आ जाएगा और ये बाकी सब चीज़ को F1 लिख सकते हो, आपका F2 आ गया कितना, 4 गुना ज़्यादा। आखिरी में पूछ रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि क्या फ़ायदे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो आराम से बताया जा सकता है, मैंने लिखा दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल होता क्या है, जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक बच्चा है पहाड़ी पे खड़ा हुआ है, ये एक बॉल को फेंक रहा है। तो यहाँ पे ये बॉल जो है स्टार्ट यहाँ से हो रही है, इसकी स्पीड कितनी है, यू कितनी है इनिशियल स्पीड, इसकी 0, क्योंकि ये ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल भी इसे फेंक नहीं रहा है, बस छोड़ दिया है इसने। अभी धीरे 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 इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब आपका सवाल है कि इसकी स्पीड इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि ग्रेविटी इस पर लगातार एक फोर्स लगा रही है
यहाँ नीचे की ओर, ठीक है, यहाँ की ओर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो मैं आपको समझाता हूँ सीधा सीधा कि ग्रेविटी ने लगाया फोर्स, उसकी वजह से बॉल के अंदर प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से इसके अंदर बढ़ गई क्या, स्पीड। तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कि फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन आता है बॉडी के अंदर, एक्सेलरेशन आने की वजह से स्पीड बढ़ती है या घटती है, इस केस में तो बढ़ रही है, ठीक है। तो यही है इसकी डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन वी से द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो आप और उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई दूसरा फोर्स नहीं, हवा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है और उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस एक्सेलरेशन को हम स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं जी से। किससे करते हैं, जी से। इस वाले एक्सेलरेशन को जो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कोई ग्रेविटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन ही है, पर ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ड्यू टू ग्रेविटी। इस वजह से इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसे जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन की यूनिट तो आपको पता ही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ पे एक अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर की बराबर, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर, ठीक है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का रेडियस तो बहुत छोटा है, इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अर्थ ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रही है, जिसको हम एफ इजिकल्स टू एम ए से लिख सकते हैं। ये हमने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, एफ इजिकल्स टू एम ए। अर्थ एक फोर्स लगा रही है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। अब हम अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसका एक्सेलरेशन फिक्स होता है, कितना होता है, जी। तो ए की जगह हम लिख सकते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम एक और तरीके से फोर्स को बता सकते हैं कि एफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, उसका फॉर्मूला भी हमने देखा हुआ है, एफ इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों ही फोर्स हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम, एफ इक्वल्स टू एम जी वाले का एम जी इक्वल्स टू इस वाले का जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कट हो जाएगा, तो जी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इधर आपको कुछ बातें ध्यान से समझ लेनी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगी, क्लियर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट तो आपको पता ही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे अगर हम क्या करें, जी की वैल्यू रख दें, जी की वैल्यू रख दी, ठीक है, एम की वैल्यू रख दी, मास ऑफ द अर्थ रख दी हमने, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इन सब की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो ग्रेविटी होती है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसकी वैल्यू अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलती है। समझ में आया। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि जो अर्थ है ना,
इसका शेप जो है स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा इस तरीके का है, ओवल टाइप का है, ठीक है। अब जो है इस पे दो पॉइंट बनते हैं। जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, टॉप मोस्ट वाला, ये वाला, इसको हम कहते हैं पोल। इसको क्या कहते हैं? पोल। और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड में होता है इसे कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये अगर अर्थ का सेंटर है तो सेंटर से दूरी इक्वेटर पे ज़्यादा है या पोल पे? तो साफ दिखाई पड़ रहा है इक्वेटर पे दूरी ज़्यादा है और पोल पे दूरी कम है। क्लियर? तो इससे हमें एक चीज़ याद करनी है कि ये जी की जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है पूरे अर्थ पे कांस्टेंट नहीं होती, पूरे अर्थ पे कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। अगर हम साफ साफ बोलें तो पोल पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 9.9 के ऑलमोस्ट। और जो इक्वेटर है उधर कितनी होती है? 9.8। समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों तरफ जी की वैल्यू बराबर नहीं होती, मैं ये बताना आपको चाहता हूँ। क्लियर हो गया होगा? तो पोल पे जो होती है जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होगा अर्थ का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे खिंचाव, यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा। और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम लगेगी। क्लियर? अब आपने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, क्या होती हैं? v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो आपने ये तीन इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन ग्रेविटी के केस में हम इन इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने हिसाब से। तो देखो यहाँ पे क्या चेंज करना है हमें। जो यहाँ पे आपको a दिखाई दे रहा है उसको तो आप कन्वर्ट कर दीजिए किस में? g में। और जो आपको यहाँ पे s दिखाई दे रहा है, s मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, उसको हम चेंज कर देंगे हाइट में, ठीक है। क्योंकि अब होगा काम ऊपर से नीचे तक का, पहले होता था हॉरिजॉन्टल में इधर से इधर तक का, तो यहाँ डिस्टेंस नापते थे, यहाँ पे अब नापेंगे हाइट। क्लियर? तो सारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी। v इज इक्व टू यू प्लस जी टी, यहाँ पे हो जाएगी h इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्व टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो आपकी ये तीन इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, जो चीज़ आपको याद ही याद करनी है, वो है कि आप जब भी ये पॉइंट मान लें, ओरिजिन मान लें, अगर आप जो है ओरिजिन से ऊपर की ओर डिस्टेंस नापोगे कोई भी, ठीक है, या ऊपर की ओर कुछ भी चलोगे, ऊपर की ओर चलोगे तो सारी चीज़ें आप पॉजिटिव में रखोगे वैल्यू, और अगर आप नीचे चलोगे तो आप सारी वैल्यू किस में रखोगे? नेगेटिव में। जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है ना, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, तो यहाँ पॉजिटिव होती है और यहाँ वाई एक्सिस क्या होती है? नेगेटिव होती है। सेम आप ऊपर की चीज़ें सारी क्या लोगे? पॉजिटिव में। नीचे की चीज़ें लोगे आप सारी नेगेटिव में। ये भी आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे, उससे समझ में आएगा कि कैसे करते हैं ये। अब आप लोगों का एक सवाल आता है कि मास और वेट, इसमें अंतर क्या होता है? तो देखते हैं कि मास का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी मैटर प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी मैटर प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? अब मास। लेकिन वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट है ये, इसको अर्थ नीचे खींच रही है, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस पर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। तो इसी फोर्स को हम वेट बोलते हैं, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट, ठीक है। अर्थ जो जमीन पे खींचती रहती है ऑब्जेक्ट को, उसी को हम फोर्स को वेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मास का। डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ, लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट जो होगा चेंज हो जाएगा। जैसे आप अर्थ से मार्स पे जाएंगे, अर्थ से मार्स पर जाएंगे तो वेट जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, वेट चेंज, ठीक है। लेकिन मास जो है वो चेंज नहीं होगा, वो कहीं चेंज नहीं होता। मास की यूनिट होती है केजी,
और वेट तो एक फोर्स है तो उसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। मास को हम एम से डिनोट करते हैं और इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसका अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, क्योंकि वेट एक फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए या फिर एम जी, तो वेट भी एक फोर्स है तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, एम जी। ये चीज़ क्लियर है, मास और वेट में अंतर आता है तो आप लिख सकते हैं। अब मैं जो चीज़ आपको ध्यान से समझा रहा हूँ उसे ध्यान से सीखना। देखो यहाँ पे क्या है, अर्थ, और उसके चारों तरफ क्या घूमती है, मून, ठीक है। अब एक केस लेते हैं हम जिसमें अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, एक बार हम रख देते हैं मून पर, ठीक है। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो वेट निकालते हैं अर्थ पर, ऑब्जेक्ट का जो भी वेट आएगा वो कितना आएगा, तो एक बार निकालते हैं वेट मून पर, मून पर कितना आएगा। तो हमने जो एक्सपेरिमेंटली पाया वो हमने ये पाया कि वेट जितना भी अर्थ पे था और वेट जितना भी मून पे था, उन पे एक उन पे एक रिलेशन निकल के आया। क्या निकल के आया कि मून पे वेट कम होता है, मून पे वेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। मून पे क्या होता है, वेट कम होता है, और अर्थ पे वेट ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमने पाई कि वेट, अगर हमने, मास तो दोनों जगह सेम होता है, अर्थ पर भी और मून पर भी, लेकिन वेट जो होता है अर्थ पर ज़्यादा होता है, मून पे कम होता है, क्लियर। तो उनके बीच में एक रिलेशन आया कि मून पे वेट जो होता है वो 6 गुना घट जाता है, ठीक है, 6 गुना घट जाता है। किसके कंपैरिजन में, अर्थ के वेट के कंपैरिजन में। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे अरे भैया मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी, क्या बोल गए आप। मैं आपको समझाता हूँ एक सेकंड में, कि मान के चलो अर्थ पर वेट 60 किलो 60 न्यूटन है, अर्थ पर वेट कितना है, 60 न्यूटन है, तो मून पे बताओ कितना होगा, 6 गुना घट जाएगा, तो आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया कि कोई भी चीज़ अर्थ पर जितनी भी होगी उसकी 6 गुना घट जाएगी मून पर, ठीक है। तो आपको वेट ऑफ अर्थ दे रखा था कितना था, 60 मल्टीप्लाई 1/6, तो आपका आ जाएगा वेट ऑन द मून। तो 6 से ये 60 कर गया, 10 न्यूटन आपका आ गया वेट ऑन द मून। बस आपकी 6 गुना चीज़ घट जाएगी मून पर, ठीक है, मून पर 6 गुना वजन घट जाएगा, इतनी सी बात है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, बता चुका हूँ फ्री फॉल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत आसान है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, बहुत ही क्लियर है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को फ्री फॉल का क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट, एक अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको क्या नाम देते हैं, तो इसका एक स्पेशल नेम होता है वेट। क्या होता है, स्पेशल नेम वेट, क्लियर, इसी को वेट बुलाते हैं। जैसे मून है और अर्थ है, इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो उसको तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलेंगे, लेकिन अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है अर्थ पर तो इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं। अमित बाइज फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल्स, देखो एक अर्थ है, अमित ने यहाँ पे कुछ सोना खरीदा, कहाँ पे, पोल पे, यहाँ पे कुछ सोना खरीद लिया, ठीक है, अमित ने। अब वो क्या करता है, अपने फ्रेंड से मिलने जाता है सोना लेके, कहाँ पे, इक्वेटर पे, यहाँ पे सोना लेके जाता है। तो ये बताओ क्या इसने यहाँ पे जितने भी ग्राम सोना खरीदा होगा, क्या उतना ही ग्राम यहाँ पर भी लगेगा अर्थ के इस वाले हिस्से पे भी। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो होती है ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे वजन क्या होगा आपका, मतलब एम जी जो होगा, वेट जो होगा, वेट का फॉर्मूला ये तो होता है एम जी, तो यहाँ पे जी ज़्यादा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के, तो वेट भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जी क्या हो जाता है, घट जाता है,
यहाँ पे जी क्या हो जाता है, घट जाता है, इसकी वजह से वेट भी यहाँ कम महसूस होगा, ठीक है, अब उसके दोस्त को। तो ये सिंपल सा है कि फ्रेंड बोलेगा भाई तुझे चूना लगा दिया दुकानदार ने, तुझे ज़्यादा वज़न दे दिया, ज़्यादा वज़न बोलकर कम वज़न दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी कम है। तो आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो इस तरीके से कि यहाँ से कम सस्ते में ख़रीदो और यहाँ उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा तो पोल पे जाके बेच दो। कितना बढ़िया बिजनेस है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सवाल है कि जो हल्की से हल्की चीज़ होती है और भारी से भारी चीज़ होती है वो दोनों एक ही स्पीड से नीचे जाते हैं, एक ही स्पीड से नीचे जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसका कारण है दोनों की स्पीड एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ती है, ठीक है। और अर्थ पे जो एक्सेलरेशन लगता है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो होती है अगर उसकी बढ़ने की स्पीड किस वजह से बढ़ती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें रेडियस ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, मतलब कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करती, तो आपकी एक्सेलरेशन दोनों पे बराबर ही बढ़ेगी, सही है। तो यही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिख दी है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इफ़ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। इसमें है जैसे अर्थ है ये और ये मून है, तो इसमें सवाल है अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करती है, ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है मून अपनी तरफ, तो अर्थ जो है वो खिंची क्यों नहीं चली जाती मून की तरफ, ऐसा क्यों नहीं होता? तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होता। क्योंकि अर्थ का जो वजन है ना, अर्थ का जो मास है, मास बोल लो, अर्थ का जो मास है मून के कंपैरिजन में बहुत 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 ज़्यादा है। मून के कंपैरिजन में क्या है, बहुत 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 ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है, मतलब यहाँ पे आने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। एक्सेलरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मास इज इक्वस टू, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, एफ इज इक्वस टू एम ए और ए इज इक्वस टू एफ अपॉन एम। तो जिसका मास ज़्यादा होगा ना उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम। इसी वजह से इसकी स्पीड इस तरफ जाने की बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से मून की तरफ नहीं मूव करता। द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा है, लेकिन अर्थ का बहुत बड़ा साइज़ है, बहुत ज़्यादा मास है, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन की रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से मूव नहीं करता है मून की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट। ऐसे बोला है 10 kg मास है, 10 kg मास है। अब बताओ वेट अर्थ पे कितना होगा और वेट मून पे कितना होगा। तो ये तो बहुत आसान है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। क्या होता है, mg। अगर हम g की वैल्यू क्या ले लें, 9.8 ले लो या 10 कुछ भी ले लो, तो 9.8 ले लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, W अर्थ पर हो जाएगा आपका 10 इंटू 9.8, ये आपका आ गया 98 न्यूटन। कहाँ पे, अर्थ पर। अगर आप मून पे वेट निकालने चले तो बस इसका क्या कर दो, 1/6 टाइम, 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ 98। तो इसको आप काट सकते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 6 1 6, 6 36, ठीक है। तो आपका ये और इसका पॉइंट बार कुछ कट जाएगा, कुछ 3 बार कट जाएगा, तो 16.3 न्यूटन के आसपास आपका वेट ऑफ द मून आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लिख ली भाई हमने 40 मीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहा है जी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख ली। फिर बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। अब देखो आपने स्टोन जो है इस तरीके से स्टोन जो है वो आसमान में फेंका है ना, इस तरीके से। अब ये ऊंचाई पर जा जाके एक लिमिटेशन आएगी, इसकी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे इसकी स्पीड। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये ऊपर तक जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, चलो उसे बाद में निकालेंगे, पहले इक्वेशन देखते हैं कौन सी लगेगी। v = u + 80 लग सकती है क्या, नहीं टाइम नहीं है, ये रहा टाइम,
एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये लग सकती है? नहीं, यहाँ भी टाइम नहीं है। वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लग जाएगी आराम से क्योंकि यहाँ टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई हमने वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as रखने की कोशिश करी तो क्या हुआ? v कितना है ऊपर जाके, v कितना हो जाएगा भाई? 0। और u कितना दे रखा है मैं? 40, तो रख दो यहाँ 0 इज इक्वस टू 40 का स्क्वायर प्लस, अब देखो प्लस 2, यहाँ पे मैंने बताया था एक ही जगह कर सकते हैं हम g, और s की जगह हम लिख सकते हैं, s की जगह क्या लिख सकते हैं हम? h। तो s हटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, s हटा के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे s की जगह हम लिख सकते हैं h। लेकिन मैंने बताया था ऊपर जाने वाली जितनी भी चीज़ें सब प्लस में ली जाएंगी, नीचे वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो माइनस में ली जाएंगी। तो देखो आप यहाँ से नाप रहे हो हाइट ऊपर की ओर, तो हाइट भी आपकी प्लस ली जाएगी, u मतलब ऊपर की ओर स्पीड, ये भी आपकी प्लस में ली जाएगी। v तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन g जो है वो हमेशा नीचे लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगता है? नीचे। तो आपको g की वैल्यू तो हमेशा ही किस में रखनी है? नेगेटिव में। g की वैल्यू हमेशा आपको किस में रखनी है? नेगेटिव में। तो यहाँ पे हमने प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू h की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कुछ नहीं है, 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 1600, वो इस तरफ चला गया, तो -1600 इज इक्वल्स टू -20 इंटू h। कितना आ जाएगा आपका? 0 से 0 कट हो गया, और आपका माइनस से माइनस कट हो गया, 2 8 जा 16, तो बस आपका h की वैल्यू इतने मीटर आ गई। तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा? वो 80। पूछ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखो ये ऊपर जाके नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो जहाँ से चलेगा वहाँ पे वापस आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 ऊपर गया, 80 ही नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 160। ठीक है, 160 मीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, और दूसरा सवाल पूछ रहा है टोटल टाइम टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत आसान सवाल है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक हमने, ध्यान से देखो, एक हमने ऊपर की ओर स्टोन फेंका है, तो कहीं ऊपर तक जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद क्या होगा? ये धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें हमारे पास पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, और पूछ रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा वापस आने में। तो हम, अरे अरे मिट गया, वापस से मिला लेते। टोटल मतलब सॉरी मैक्सिमम हाइट बतानी है हमें, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लाएंगे? वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऊपर जाके? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 49 का स्क्वायर -2 इंटू 10 ले लो, 9.8 ले लो, इंटू h की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 49 इंटू 49 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 इंटू h। जब आप इसकी काटम पट्टी करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 122.5 मीटर आ जाएगा। अब आपके पास h आ चुका है, तो आप टाइम भी आराम से निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a, या g लिख लो, जी टी स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, और आपकी u की वैल्यू रखोगे, और आपके इधर रखोगे टाइम की वैल्यू निकालनी है, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू कितनी रखोगे? 122.5 इक्वल्स टू u की वैल्यू 49 इंटू टी निकालना है, माइनस हाफ g की वैल्यू रखोगे 9.8 इंटू टी की वैल्यू निकालनी है। तो आप जैसे ही सबको कैलकुलेट करोगे तो टाइम भी आपका हाथ में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। कितना आ जाएगा?
5 सेकेंड। लेकिन ध्यान से देखो 5 सेकेंड है ऊपर तक जाने में, क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें रखी हैं वो ऊपर तक जाने के लिए रखी है, ठीक है। तो आपका 5 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगता है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही टाइम इसे नीचे आने में भी लगता है। तो 5 सेकेंड यहाँ पे भी लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। क्लियर? 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो सॉल्व कर देते हैं इसे। एक स्टोन है जिसको टॉप ऑफ द टावर से रिलीज करा जा रहा है। एक टावर है, उधर से क्या कर रहे हैं हम? एक स्टोन को रिलीज कर रहे हैं। रिलीज का मतलब होता है u इक्वल्स टू 0, फ्री फॉल करा रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ग्राउंड को टच करते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे टच करते वक्त, ठीक है। तो इसका आंसर हम आराम से दे सकते हैं, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gh। v की वैल्यू हो जाएगी आपकी निकालनी है, इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 थी, माइनस 2 आपका g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 या 9, कुछ भी ले लो, चलो 9 लेते हैं, 9.8 इंटू h की वैल्यू कितनी है? 19.6, ठीक है। तो आपका कितना आएगा? आप यहाँ माइनस नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो पॉजिटिव में भी ले सकते हो सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, ठीक है, 19.6। तो आपका अंदर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 384.16, और फाइनली आपकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19.6 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान सवाल। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। तो देखो एक सिचुएशन है यहाँ पे, सिंपल सी एक सिचुएशन है। एक बॉल है जिस थ्रोअर ने फेंकी है, बॉल सीधा सीधा नहीं बन रहा है। एक बॉल थ्रोअर ने फेंकी है और उसके पास 6 सेकंड बाद वापस आ जाती है। मतलब 3 सेकंड तो इसे ऊपर जाने में लगे होंगे, 3 ही सेकंड इसे नीचे आने में लगे होंगे। तो देखो पहला सवाल क्या है? वेलोसिटी फाइंड करो जिससे वो फेंकी गई है। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। देखो ऊपर जाके यहाँ तक का केस मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। तो ऊपर जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। u आपको फाइंड करना है, g हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की ओर, तो माइनस में लेंगे, माइनस 10। टाइम कितना है? 3 सेकेंड। तो आपकी u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 30 मीटर पर सेकेंड। पहली चीज़ कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज। हाइट निकालने के लिए बोल रहा है मैक्सिमम, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, u की वैल्यू कितनी देर आ गई आपके पास? 30। टाइम कितना है आपके पास? 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टाइम की वैल्यू का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 45 मीटर। नेक्स्ट पूछ रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन बताओ। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं, टी की जगह बस आपको 4 रखना है हर जगह, ठीक है। तो वही चीज़ आपको 4 रख देनी है। 30 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर। तो इसको भी आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 40 मीटर, ठीक है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? तो ध्यान से आप इस फोटो को देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंगूठे से एक पिन को या फिर नील को, कील को इस ब्लॉक के अंदर घुसाया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इस मैं इधर बना लेता हूँ इसी पिन को। ये जो पिन है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। कैसी है? परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर इस पर फोर्स लगा रही है नीचे की ओर, ठीक है। तो यही परपेंडिकुलर फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम? थ्रस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ये सुई जो है, सॉरी कील जो है, वो इस सरफेस पे थ्रस्ट लगा रही है। क्या लगा रही है? थ्रस्ट।
तो कोई पूछे थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट भाई फोर्स का ही दूसरा नाम है, फोर्स का ही दूसरा नाम है, बस ये परपेंडिकुलर फोर्स होती है। कैसी होती है, परपेंडिकुलर फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे कि इस केस में देखो, ये जो ब्लॉक है वो एक सरफेस पर रखे हुए हैं, तो इस पर क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर, क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर। अब मुझे बताओ किस केस में ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि इस केस में ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, ये ज़्यादा ज़ोर से दबा रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ज़मीन से जो कॉन्टैक्ट है वो एरिया कम है, और इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बड़ा है, इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बड़ा है। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो इस केस में एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, इस केस में एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। और ये प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, या फिर पास्कल भी बोल सकते हैं, ये ऐसा यूनिट है आपकी। अब देखो एक क्वेश्चन है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो ऐसा बोल रहा है कि जो पतली पतली पट्टी होती हैं तो आपको उस पर दर्द क्यों होता है इसको होल्ड करने में। तो सिंपल सी बात है, कम एरिया, एरिया क्या होता है इसका, एरिया जो होता है वो कम होता है इनका, तो जिसकी वजह से आपके कंधों पे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एरिया कम होने की वजह से। तो इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं, क्यों आपको दर्द होता है। अब आता है बायंसी, व्हाट इज बायंसी। तो बायंसी को समझ लेते हैं। बायंसी जो होती है इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड, फ्लूइड किसे कहते हैं, जैसे कि लिक्विड और गैस, कोई भी चीज जो फ्लो कर सके, फ्लूइड की डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी चीज जो बह सके, फ्लो कर सके। और कौन सी दो ही चीजें बह सकती हैं आपका, एक तो लिक्विड और एक गैस, सॉलिड नहीं फ्लो कर सकता। ठीक है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट या बायंसी। तो मैं आपको समझाता हूँ, जो जैसे हमने पानी के अंदर एक पत्थर को फेंका तो ग्रेविटी से नीचे खींच रही होगी, लेकिन साथ ही साथ पानी इस पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगाता है कि ऊपर जा ऊपर जा, इस तरीके से ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं बायंसी। क्या बोलते हैं, बायंसी। इसी कारणवश आपने देखा होगा इतना बड़ा जहाज भी पानी पे तैर पाता है, क्यों, क्योंकि पानी इसके ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होता है। सही है, जैसे कि एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन से अगर कोई जो स्काई डाइवर अगर कूद जाता है तो देखते हैं आप उस पर कितना उसकी बॉडी पे कितना फोर्स लगता है ऊपर की ओर, हवा जो फोर्स लगाती है, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, बायंसी। समझ में आया, बायंसी। इसी की वजह से पैराशूट वगैरह उड़ पाते हैं। ठीक है, तो बायंसी होता है अपवर्ड फोर्स, ऊपर की ओर फोर्स लगाना। क्लियर, तो ऊपर की ओर फोर्स कौन लगाता है, फ्लूइड लगाता है, इसी को बोलते हैं बायंसी। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, इज नोन एज अपथ्रस्ट। बायंसी का दूसरा नाम होता है अपथ्रस्ट, और इसको बायंसी कहते हैं। अब आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, इसका डिटेलिंग आपकी क्लास 11th में है, अभी तो आपका बस इंट्रोडक्शन है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है। अब आर्किमिडीज ने ये पूछा, मतलब लोगों ने ये पूछा कि हमें ये तो पता चल गया कि फ्लूइड जो है वो बायंसी लगाएगा, क्या लगाएगा, बायंसी लगाएगा, मतलब क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। बायंसी का मतलब होता है फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स लगाएगा, चलो ये तो मान लिया, पर कितना लगाएगा भाई, कितना लगाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कितना लगाएगा। तो ये बताया था आर्किमिडीज ने। तो अब हम इस फोटो में ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बाट है, उसको लटका रखा है एक तराजू से, तो उसका वजन कितना दिखाई दे रहा है, 5 kg, 5 kg इसका मास दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसे पानी के अंदर डाला तो इसका वजन हमें दिखाई देने लगा 3 किलोग्राम। ठीक है, 3 किलोग्राम इसका मास दिखाई देने लगा, तो 2 किलोग्राम कहाँ गया। ठीक है, वो इसलिए कम दिखाई दे रहा है क्योंकि अब पानी में डालते ही इसमें बायंसी लगने लग गई, अब थ्रस्ट लगने लगा, अब फोर्स लगने लगा। ठीक है,
तो लोगों ने पूछा कि ठीक है कितना कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया कि जैसे ही आप इसे पानी में डालते हो तो ये क्या करता है, कुछ पानी को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ये जग गया तो पानी को तो इधर उधर खिसकना पड़ेगा ना, तो पानी जितना खिसका वो उधर उनने एक बाहर निकाल लिया। तो हमने देखा 2 किलोग्राम पानी बाहर आ गया, ठीक है, 2 किलोग्राम पानी बाहर निकल आ गया। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट कितना होता है, वेट का फॉर्मूला बताओ। वेट इज इक्वल्स टू mg, मास होता है 2 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 20 न्यूटन का वेट पानी बाहर निकल आ गया। 2 किलोग्राम मास बोल लो या 20 न्यूटन वेट बाई वेट के हिसाब से बोल लो, तो 20 न्यूटन पानी बाहर निकल आया। तो उन्होंने बोला इतना ही बायोंसी लगेगा, जितना वेट बाहर निकल के आएगा पानी का उतना ही बायोंसी लगेगी ऊपर की ओर। तो इस 5 किलो पे कितना फोर्स लग रहा होगा अंदर की ओर, 20 न्यूटन का, क्योंकि इसने 2 किलोग्राम पानी डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आ गया, सिंपल है। जब व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली, अब जब आप एक पानी में पूरी तरीके से बॉडी को डुबा दो या आधी डुबा दो फ्लूइड के अंदर, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू होती है जो वेट पानी डिस्प्लेस हुआ है, जितना वेट पानी डिस्प्लेस हुआ है। तो हमने देखा पानी कितना डिस्प्लेस हुआ है, 2 किलोग्राम पानी डिस्प्लेस हुआ है, या फिर आप इसका वेट में निकाल लो तो 20 न्यूटन mg फोर्स, ठीक है, 20 न्यूटन आपका वेट डिस्प्लेस हुआ है, तो इतना ही बायोंसी अंदर पानी में लग रहा होगा। तो इस पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें सवाल पूछ रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट तो पानी के ऊपर ही रह जाते हैं जैसे प्लास्टिक की बॉल, और कुछ पानी के अंदर डूब जाते हैं जैसे कि लोहे की रॉड, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें पानी के ऊपर रह जाती हैं। तो ये पता चलता है हमें डेंसिटी से। ये किससे पता चलता है, डेंसिटी से, कि कौन सी चीज़ें ऊपर रहेंगी कौन सी चीज़ें नीचे रहेंगी। तो इसको सिंपली आप याद रखो, अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी क्या होती है, पानी की डेंसिटी। अगर 1 से कम किसी की डेंसिटी होगी वो तो ऊपर रह जाएगी, और 1 से ज़्यादा किसी की डेंसिटी होगी तो वो नीचे चली जाएगी। ये सिंपल है, क्लियर। तो व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन वाटर देन इट विल फ्लो या फिर फ्लोट, और अगर डेंसिटी इज मोर देन दी वाटर, इसका मतलब वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है एक, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार। तो हमारे पास एक बैग है कॉटन का और एक है आयरन बार, ठीक है, एक आयरन बार है। दोनों को वेइंग मशीन पे नापा तो दोनों का वजन आया 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम दोनों को मशीन पे नापा। तो अब वो बोल रहा है कि रियलिटी में बताओ कि कौन सा ज़्यादा हैवी है, बता सकते हैं या नहीं। तो आराम से बता सकते हैं, असलियत में हैवी कॉटन का बैग है। कैसे, जब आप इसने इसे वेइंग मशीन पर नापा होगा तो साथ ही साथ इस पर क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर हवा की द्वारा एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं बायंसी, जिसकी वजह से इसका वज़न कम दिखाता है। अगर हवा नहीं होगी ना तब नाप के देखना तो इसका 100 से ज़्यादा निकलेगा वज़न, ठीक है, अगर हवा हटा देंगे तो। इसलिए देखा होगा आपने, सुनार की दुकान पर जाते हैं तो सुनार जब भी सोना तौलता है तो एक कांच के उसमें तौलता है, ठीक है। वो क्यों कंटेनर में तौलता है, क्योंकि हवा का कोई भी इफेक्ट ना हो जिसकी वजह से वज़न एक्यूरेट आए, सही है, वरना तो उसका बहुत लॉस हो जाएगा वज़न कम आने लगा तो एक्यूरेट वज़न नापने के लिए हम वैक्यूम में जाएंगे तो इसका वज़न ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इस पर अब थ्रस्ट ज़्यादा लग रहा है। तो इस पर भी अब थ्रस्ट लग रहा होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में तो कम लग रहा होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। तो वॉल्यूम कम तो अब थ्रस्ट कम, अब थ्रस्ट मतलब बायंसी, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा तो अब थ्रस्ट ज़्यादा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास एक पैकेट है, उसका हमारे पास मास है 500 ग्राम, उसका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। बोल रहा है कि ये विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोल रहा है कि पानी में डूबेगा कि नहीं। तो इसे आराम से हम इसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है
मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू कितनी हो गई 500 अपॉन 350। इसे जैसे आप काटेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर है बिल्कुल डूब जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। किसकी? इस सील्ड पैकेट की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये आराम से डूब जाएगा। अब वो बोल रहा है वॉट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, कि कितना मास को ये डिस्प्लेस करेगा। तो मास वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला आता है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास आपको फाइंड करना है, डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम आपका पानी के अंदर जा रहा है, तो 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो 350, तो आपका मास कितना डिस्प्लेस हुआ है 350 ग्राम आपका पानी में मास डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर? तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, और साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।